बच्चों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th गद्य खंड हिंदी का प्रथम पाठ, जिस पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इस पाठ को शॉर्ट के रूप में, सारांश के रूप में हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर को करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे आपको इसमें के सारे क्वेश्चन का आंसर आप कर पाइएगा और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पाठ का पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है, लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लेखक जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है किस विडंबना की बात कर रहे हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इन्होंने बताया कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। प्राचीन समय में जातिवाद तो था ही हमारे समाज में, लेकिन इस युग की बात करें तो आधुनिक युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। सभी क्षेत्रों में जात पात को देखा जाता है। आज भी समाज में कहीं ना कहीं जातिवाद जो है विद्यमान है। आज भी समाज में जो निम्न कास्ट के लोग होते हैं उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। और इसका स्वरूप के बारे में क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि इसका जो स्वरूप है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। ठीक है, मतलब जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन के साथ साथ, जो श्रम तो विभाजन करबे करता है, उसके साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। इसमें कोई बुराई नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर को हम एक्सप्लेन कर दें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका जो आंसर है, जातिवाद के पोषकों का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है उसमें कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक नहीं माना जाता है, बल्कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही क्या है, दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। ठीक है, लेखक का आपत्ति क्या है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। किसी भी सभ्य समाज यानी जो आदर्श समाज होगा, वहाँ पर श्रम विभाजन की जो व्यवस्था होता है वह श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार इसका हम आंसर को लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। आइए इसका आंसर को देखते हैं। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है उसी समय उसको श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विवशता, अकुशलता और अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर को हम समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला था कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो इसको, जातिवाद को भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि पर या उसकी कार्यकुशलता पर नहीं होता है, बल्कि जब वह माता के गर्भ में रहता है उसी समय उसको श्रम को निर्धारित कर जाता है कि आप इस जात से आ रहे हैं तो आपको आगे चलकर यही काम करना पड़ेगा, जिसमें बच्चा विवशता के कारण, अकुशलता के कारण और रुचिपूर्ण होने के कारण वो गरीबी और अकर्मण्यता को क्या करता है, बढ़ाता है। स्वाभाविक सी बात है कि जिस बच्चे को जिस काम में
मन नहीं लगेगा तो वो विवश होकर उस काम को करेगा, उसको रुचि नहीं होगा तो अरुचिपूर्ण अकशुलता को दर्शाएगा, व्यवस्था को दर्शाएगा। तो कहीं न कहीं भारतीय समाज में गरीबी को, अकर्मण्यता को बढ़ावा देगा। यही बात इसमें कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इसका आंसर लिखेंगे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति है। आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे भारतीय समाज में किसी भी व्यक्ति को अगर काम दिया जाता है तो वो जाति के आधार पर दिया जाता है। मतलब भारतीय समाज में श्रम विभाजन का जो आधार है मुख्य रूप से क्या है? जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, उसको कोई मतलब नहीं है। चाहे उस कार्य में उसको रुचि हो या नहीं हो, अगर वह उस जात से आ रहा है तो वह आगे चलकर वही काम करेगा, ऐसा भारतीय समाज का नियम है। जन्मजात श्रम विभाजन कर उसे श्रम विशेष के लिए चुनाव कर लिया जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसी समय उसको चयन कर दिया जाता है कि आप इस जात से आ रहे हैं तो आपको भविष्य में यही काम करना पड़ेगा। श्रमिक में कार्य के प्रति अरुचि हो अथवा वह श्रमिक कार्य कुशल नहीं हो तो वह अपने काम को दिल दिमाग से नहीं कर सकता है। ऐसी हालत में वह बेरोजगार हो जाएगा और यह समाज में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार कहीं न कहीं जाति प्रथा जो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे कि लेखक बाबा साहेब जी आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह मानते हैं कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। ठीक है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है वो आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या यह मानते हैं कि बहुत से लोग जो है निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता है और न दिमाग लगता है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक ने पाठ में किन किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? इसका आंसर लिखेंगे, लेखक ने विविध पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो निम्नलिखित है। पहला है कि जो जाति प्रथा है अस्वाभाविक श्रम विभाजन करता है। दूसरा है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, जो जाति प्रथा है बेरोजगारी को बढ़ाता है, ये कहीं ना कहीं हानिकारक को सिद्ध करता है। उसके बाद जो लोगों की कुशलता पर नहीं ये निर्भर है, ये लोगों को अरुचि पे आधारित है, कहीं ना कहीं अरुचि को बढ़ाता है। ये व्यवस्थापूर्वक व्यक्तियों से काम करवाता है। उसके बाद श्रम का चुनाव होता है, इसमें श्रम का चुनाव करने के लिए मुख्य रूप से जाति का आधार माना जाता है। गतिशील एवं आदर्श समाज का दशा तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि, ये सब जो है आपका हानिकारक प्रथा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? इसका आंसर लिखेंगे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने जिन विशेषताओं को आवश्यक माना है वे है, बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कहाँ पे हो सकता है? जहाँ पे बहुविध हितों में सबका भागीदारी जो है समान होनी चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सहज होना चाहिए, मतलब जागरूक होना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यह वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र कैसा है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा है, इससे ही हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा नाम लोकतंत्र देते हैं। लोकतंत्र केवल शासन का एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या का एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, तभी वो सच्चा लोकतंत्र कहलाएगा।
तो साथियों, उम्मीद है कि आपको मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर को समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।